जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं भैया कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे, चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो। मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। ये सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है घोटाला घोटाला घोटाला, उस घोटाले में कितना गड़बड़ झाला है, ये सारे बयान इस बात को साबित करते हैं। ये सारे बयान, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट, ये हाई कोर्ट की याचिकाएं इस बात को साबित करती है कि घोटाला जैसी कोई बात नहीं। दरअसल गन पॉइंट पे, कान के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक लगाकर ईडी, हिटलर के गैस चैम्बर में पूछताछ करके ईडी, ये सारा कुछ मामला झूठा और बेबुनियाद बना रहा है। नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स, यानी लंबे चाकुओं की रात। दोस्तों, आप लोगों ने नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के बारे में इससे पहले कभी सुना या पढ़ा है? शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग आज इस वीडियो में नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के बारे में जान जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले जरा ध्यान से सोचिए कि क्या कोई सरकार ये डिसाइड कर सकती है कि उसके बारे में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा? क्या कोई सरकार ये तय कर सकती है कि उसके बारे में जो छपा है वो सच है या झूठ है? अगर इस तरह का तमाशे का अरेंजमेंट होता है तो ये एक बेहद खतरनाक सिस्टम साबित होगा। ये एक ऐसी कोशिश है जिसे इमरजेंसी लागू करना भी नहीं कहा जा सकता है। दरअसल ये इमरजेंसी से भी आगे की बात है। दोस्तों, इमरजेंसी एक ऐसा बंदोबस्त, एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन प्रोविजंस को लागू करने के जस्टिफिकेशन पर बात हो सकती है, जैसे कि इंदिरा गांधी की तरफ से लागू करी गई इमरजेंसी के बारे में होता है। लेकिन अब सरकार मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई सरकार की ताकतों से आगे नई ताकत हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो खुद ये तय कर सके कि उसके खिलाफ क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। ऐसा एग्जाम्पल आजाद भारत में नहीं मिलता है। हाँ, अंग्रेजी राज में जो खतरनाक सेंसरशिप रूल्स लागू होते थे वो जरूर इस कैटेगरी में आते हैं, जिसके तहत अंग्रेजों की सरकार ये तय करती थी कि उसके खिलाफ क्या छपेगा, और उसके वायलेशन पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कई क्रांतिकारियों को सजाएं दी गई थी। तो दोस्तों, अब नए भारत में सियासी तमाशे का नया सीन ये है कि मोदी सरकार के सच और झूठ का फैसला खुद मोदी सरकार ही तय करेगी। जी हां, मोदी सरकार ये खुद तय करेगी कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में अमेंडमेंट यानी काट छाट करते हुए नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। तो आपको बता दूं कि इसी साल जनवरी में इस अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पेश किया गया था और इस पर चर्चा बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन मीडिया और ऑपोजिशन को शामिल करके कोई चर्चा करी गई हो, ऐसा कुछ सुनने में तो अभी तक नहीं मिला है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मीडिया हाउसेस, प्रेस काउंसिल,
जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन पार्टीज को दरकिनार करते हुए एक तरफा ढंग से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मोदी सरकार के पास यह राइट होगा कि वो किसी भी खबर को फर्जी डिक्लेयर कर दे और उसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का हुक्म जारी कर दे। ये कानून सरकार को यह भी राइट यानी हक देगा कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां अगर सरकार के हुक्म पर कोई खबर नहीं हटाती हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। खैर, अब आते हैं नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स पर। तो दोस्तों, 30 जून 1934 हिटलर को सत्ता में आए हुए साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका था। वो जर्मनी का चांसलर था, लेकिन उसे मजा नहीं आ रहा था। उसे और ज्यादा ताकत चाहिए थी। दरअसल जर्मनी में चांसलर प्रेसिडेंट के नीचे आता था। ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास थी और सत्ता बंधी बंधी सी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चलती थी। पार्टी में, सरकार में, सिस्टम में बहुत सारे हिटलर के विरोधी मौजूद थे। कैबिनेट भी गठबंधन की थी जिसमें हिटलर से ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद थे। सरकारी सिस्टम में ऐसे ऑफिसर्स भी थे जो कत्ल, गारत और गिरफ्तारी के हुक्म को लिखित यानी रिटन में मांगते थे। पत्रकार भी ऐसे मौजूद थे जो अभी भी नाटसी पॉलिसीज के खिलाफ लिख रहे थे। और हिटलर के लिए सबसे बड़ा खतरा तो खुद नाटसी पार्टी का अर्नेस्ट रोहम था, जो हिटलर का अपना मेंटोर, गुरु और प्रमोटर था। दोस्तों, उस वक्त असल में नाटसियों की असली ताकत का एक गुंडा दल हुआ करता था। पार्टी को कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से खूब पैसे मिलते और गुंडा दल रैली का इंतजाम करता, भीड़ जुटाता, दूसरी पार्टियों की रैली को डिस्टर्ब करता, उनके कार्यकर्ताओं को मारता, पीटता। इस गुंडा दल का नाम था SA। इसके एक वक्त में 30 लाख मेंबर्स थे। सोचिए, देश की सेना 1 लाख से कम और पार्टी की फौज 30 लाख गुंडों की। इसमें बहुत सारे ट्रेन्ड सोल्जर्स थे जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद सेना छोटी किए जाने के चलते निकाल दिए गए थे और अब वो SA में अच्छी पोजीशन, इज्जत और पैसे के साथ मौजूद थे। SA का लीडर था अर्नेस्ट रोहम। उसके साथ एक और ताकतवर लीडर था ग्रेगर स्ट्रासर। इन दोनों के हक में नाटसी पार्टी का एक बड़ा गुट हुआ करता था। असल में जर्मन वर्कर्स पार्टी में हिटलर तो आउटसाइडर था, लेकिन अपनी जहर बुझे भाषणों के चलते उसे ही फेस बना दिया गया था। वक्त आने पर हिटलर सरकार में आ गया, चांसलर हो गया, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, ज्यादा पावर नहीं थी। सरकार में अर्नेस्ट रोहम को स्पेशल पुलिस का मंत्री बनाया गया था। उसकी ताकत में पुलिस के अलावा SA के गुंडे भी थे, जिनको अब सरकारी पनाह हासिल थी। अर्नेस्ट रोहम इकलौता शख्स था जो सलामी लेते वक्त हिटलर के बगल में खड़ा होता था और हिटलर से डरता भी नहीं था। खुद को उसके बराबर का समझता था। मतलब हिटलर को डर था कि शायद ये कल मेरी जगह ले सकता है। फिर दोस्तों, हिटलर के हुक्म पर कई महीनों तक एक लंबी लिस्ट बनती रही पूरे देश में हिटलर के विरोधियों की। एक तरफ लिस्ट बनती रही और दूसरी तरफ हिटलर ने प्रेसिडेंट से कानून बनवा लिया। कहा कि कम्युनिस्टों से देश को खतरा है, कड़े कानून की जरूरत है, जिसमें देश में एंटी एलिमेंट्स यानी विरोधी तत्वों को सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और फिर आया 30 जून 1934। हिटलर जर्मनी की कैपिटल को छोड़कर जरूरी काम से म्यूनिक चला गया। इधर देश भर में हजारों रेड पड़ी। पुलिस, CID यानी गेस्टापो, सेना और SS जो कि हिटलर की अपनी आर्मी थी, उसने हजारों को गिरफ्तार किया। 48 घंटों में अनऑफिशियल तौर पर 5000 कत्ल होने की बात कही जाती है, लेकिन हिटलर ने सिर्फ 63 लोगों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ में मौत की बात को कबूल किया और इनकी मौत की वजह बताई कि ये लोग सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। इसी दिन को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स कहा जाता है। अब ना रोहम बचा, ना स्ट्रासर, ना हिटलर के विरोधी राजनेता या ऑफिसर या कोई पत्रकार। हुकूमत में कोई रोक टोक नहीं रही, सारे कांटे निकाल दिए गए, SA खत्म कर दी गई, नई वर्दी और हिटलर के नाम की शपथ के साथ सारे हिटलर की फौज SS के मेंबर्स हो गए।
बूढ़े प्रेसिडेंट भी 3 महीने बाद चल बसे। उनका पद भी हिटलर के पास आ गया और कानून बनाने की पावर भी हिटलर को सौंप दी गई। दूसरी पार्टियां और चुनाव बैन हो गए। 10 साल बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जर्मनी खंडर हो चुका था। देश विदेशी ताकतों का खिलौना हो गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों, वो लंबा चाकू जर्मनी के दिल में 1989 तक धंसा रहा। खैर, अब लौटते हैं मौजूदा दौर में। अभी चंद दिनों पहले एक मलयाली चैनल पर बैन के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई थी और प्रेस की आजादी की अहमियत को डिटेल में बताते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार को क्रिटिसाइज करना मीडिया का हक है। यह सरकार उसी हक को छीनना चाहती है क्योंकि बड़े पैमाने पर मीडिया के मुंह में ताला लगा देने के बाद भी छुटपुट क्रिटिसिज्म सरकार को अनकंफर्टेबल करता रहता है। खैर, अब जिस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सच तय करने का हक दिया जा रहा है, उसका फैक्ट चेक करने का रिकॉर्ड बेहद लाफेबल यानी हंसी मजाक का मुद्दा रहा है। तमाम लोग जानते हैं कि दर्जनों बार ऐसा हुआ है जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने किसी खबर को फेक न्यूज बताया और बाद में उसी खबर को सरकार की तरफ से सच मानते हुए कबूल कर लिया गया। जैसे देश में 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी की खबर या फिर लद्दाख में चीनी घुसपैठ की खबर। इन खबरों को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने गलत करार दिया और बाद में सरकार ने खुद इसके सच होने का सर्टिफिकेशन दिया। दरअसल सियासी तमाशा यह है कि फेक न्यूज पर लगाम लगाने के बहाने मीडिया से वो हक भी छीन लेने की कोशिश है जिसके तहत कई ऑल्टरनेटिव मीडिया इंस्टीट्यूट, यूट्यूब चैनल और निजी लेवल पर लोग सरकार को अनकंफर्टेबल करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।